हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। तो चलो, आज आज आपका जो भी दिसंबर 2028 का पास्ट ईयर क्वेश्चन उसको खत्म करेंगे। वो जो टर्म का था दिसंबर 2018, तो उसको हम खत्म करेंगे पूरा एंड जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा। तो हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे जिससे आपको भी रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो हम जो भी बोले थे हम क्या क्या हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम फास्ट ईयर क्वेश्चन, जो भी फास्ट ईयर का क्वेश्चन उसको तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फास्ट ईयर का क्वेश्चन उसको तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड दूसरा एमटीपी एंड आरटीपी एंड एंड लास्ट है जो कि आपका पूरा प्रैक्टिस मैनुअल उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टडी मैथ या प्रैक्टिस मैथ, तो उसको पूरा हम सॉल्व करेंगे एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर ये चारों को आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपका 80 प्लस कंपलसरी है। ठीक है, अगर अच्छे से आप रिवाइज कर लेते हैं ना तो 80 प्लस कंपलसरी। क्योंकि अगर आप ओनली स्टडी मैथ को जो भी इलुस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है एंड आपका अगर क्वेश्चन अगर खत्म कर देते हैं तो वो तो 90% कवर हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों है ना, यहाँ से आपका 10 to 20% मार्क यहाँ से आता है। तो इसको अगर पूरा कर देंगे तो आपका पूरा 100 मार्क यहीं से आएगा एंड आप अच्छे से 80 प्लस सिक्योर कर पाएंगे आईडीटी पेपर में। ठीक है, एंड आपको ये जो क्लासेस में सब कुछ कंप्लीट करना है क्योंकि ये जो भी है फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं। आप अगर देखें बहुत सारे टीचर इसको पेड में आपको प्रोवाइड करते हैं एंड फी लेते हैं इसके लिए सॉल्व करने के लिए फास्ट ईयर क्वेश्चन। एमटीबी तो कोई नहीं करता है, एक ही टर्म का एमटीबी खत्म कर देंगे, बोलेंगे कि हो गया है। बट हम यहाँ पे सब कुछ खत्म करेंगे। ठीक है, आपको ओनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना है ये दो वीडियो। ठीक है, एंड अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए एंड कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए, अगर अच्छा लगता है तो भी वहां पे बोल सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा। ठीक है, तो हम फास्ट ईयर क्वेश्चन खत्म करेंगे, एमटीपी आरटीपी एंड स्टडी मैथ सब कुछ खत्म करें। इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपको पूरा आईडीटी हो जाएगा। अलग से कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। हम सब कुछ आपका स्टडी मैथ का एग्जाम्पल है, इलुस्ट्रेशन है एंड क्वेश्चन आंसर सब कुछ खत्म करेंगे। आपका डाउट अभी मेरा डाउट है और टेंशन मेरा भी सब कुछ टेंशन है। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है ये आईडीटी पेपर में। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं। उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बाद में याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो पहले से सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक बात है, ये जो नोट्स आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, सब कुछ नोट्स वहीं पे मिलता है एंड हम ऑलरेडी आपका रिविजन कर चुके हैं, जीएसटी का रिविजन जो कि 10 आवर में हम कंप्लीट किए हैं एंड पर्सनल एक्टिविटी उसको भी 4 आवर या 6 आवर के अंदर हम उसको कंप्लीट किए हैं। उसका वीडियो मिल जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस उसका नोट जो भी है 200 पेजेस का नोट्स है। ठीक है, 200 पेजेस का नोट्स है पूरा आईडीटी, जिसमें आप पूरा आईडीटी कंप्लीट कर लेंगे। तो उसका भी जो भी नोट्स फ्री में मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में, उसका भी बेनिफिट आप लोग उठाएंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो पढ़िए क्या दिया है, चूज दी करेक्ट वन। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, प्लस आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन पूछता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है कि अंडर जीएसटी एक्ट एक सप्लाई असर्टेनमेंट ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट एंड फायर क्रैकर्स पैक्ड इन ए गिफ्ट हैम्पर, तो उसको क्या बोलेंगे। जीएसटी में अगर कोई भी सप्लाई है एंड उसमें असर्टमेंट, असर्टमेंट मीन कॉम्बिनेशन सब कुछ मिलकर आता है, जैसे चॉकलेट आता है एंड आपका स्वीट्स आता है एंड फायर क्रैकर आता है, तो उसको क्या मानेंगे। तो हम पढ़े थे सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 8 में बोले थे कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई के लिए एक आपका होना चाहिए प्रिंसिपल सप्लाई। बट यहाँ पे कुछ भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट सप्लाई है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सप्लाई है, जैसे स्वीट अलग है, चॉकलेट अलग है एंड फायर क्रैकर अलग है। कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे मिक्स सप्लाई। ठीक है, मिक्स सप्लाई बोलेंगे, मिक्स सप्लाई, क्योंकि ये नेचुरल बॉन्डर नहीं है एंड प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, मिक्स सप्लाई। आंसर रहेगा सी पर। ठीक है, सिंपल है, हम अच्छे से फर्स्ट टाइम भी अगर आप पढ़ रहे हैं इसको तो आप भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 6। जीएसटीआर 6 कौन फाइल करते हैं, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन हेड ऑफिस यहाँ पे फाइल करता है। ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर सिंपल वर्ड में देखेंगे तो उसको बोलते हैं हेड ऑफिस। ठीक है, उसको बोलते हैं हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के लिए कौन सा रिटर्न है, बोलो बोलो बोलो, जीएसटीआर 6 से। एंड ड्यू डेट क्या रहेगा, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 13 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सिंपल है, ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सिंपल से हम खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद है अंडर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज एज इनपुट्स। तो यहाँ पे जीएसटी में आईटीसी कब नहीं बोलेगा, कब नहीं मिलेगा आईटीसी। तो बोलो कहाँ पे नहीं मिलता है, अगर परचेज करते हैं क्रेडिट में तो आईटीसी को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी मिल जाएगा। अगर गुड्स आर रिसीव्ड एंड यूटिलाइज एंड इनवॉइस रिसीव्ड आफ्टर 2 वीक चलेगा, यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा अगर अदर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एंड यहाँ पे दिया है गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर में अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 यहाँ पे बोल रहा है कि ब्लॉक क्रेडिट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसमें सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय लॉ फार्म ऑन व्हिच जीएसटी हैज बीन पेड एक्शन, एक्शन के ऊपर आईटीसी मिल जाता है, तो आपका आंसर रहेगा सी वाला पॉइंट। ठीक है, सी वाला पॉइंट आपका आंसर रहेगा। सिंपल है, हम सिंपल से कंप्लीट कर देंगे सब कुछ। ठीक है, उसके बाद है एक पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो कौन सा पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होगा,
नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 27 है, जहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट यहाँ पे पूछा है नॉट लाइबल। नॉट लाइबल मीन्स वन लाइबल नहीं होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे तो लाइबल हो जाएगा। एग्रीकल्चरली सेलिंग प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। डीलर एंगेज इन इंटरस्टेट ट्रेड, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन नंबर 27 में। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? बी वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है, बी वाला पॉइंट रहेगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद है इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव फॉलोइंग फील्ड इन ए टैक्स इनवॉइस। अब सीजीएसटी रूल्स में कहाँ पे टैक्स इनवॉइस में कौन सा डिटेल्स नहीं रहता है? तो टैक्स इनवॉइस में तो सब कुछ डिटेल्स रहता है। डेट ऑफ इट्स इशू, ऑब्वियसली डेट रहता है। एचएसएन कोड रहता है गुड्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए। अकाउंटिंग फॉर सर्विसेज कोड रहता है, सैक कोड रहता है, ये भी रहता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट रहता है। डेट ऑफ रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेसिडेंट नहीं, कभी भी डेट नहीं रहेगा, क्योंकि आप अगर देखते हैं कोई भी अमेजन से कोई भी सामान आता है तो आप जिस दिन रिसीव करते हैं तो वो इन्वॉइस में नहीं रहेगा, क्योंकि इन्वॉइस पहले से इशू हो जाता है, तो इसलिए ये इन्वॉइस में नहीं रहता है। तो आपका आंसर रहेगा डी वाला पॉइंट, ठीक है, डी वाला पॉइंट। उसके बाद है अंडर जीएसटी द टर्म यूआईएन मींस क्या है? यूआईएन यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ये मेनली आपका एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी के लिए ये इशू होता है, जो कि एम्बेसी है, एमएफआई है एंड आपका कॉन्सुलेट है, ट्रेड कमीशन, हाई कमीशन, उसके लिए होता है, ठीक है। यूआईएन यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, ठीक, सी वाला पॉइंट है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई में क्या नहीं रहता है? आप अच्छे से पढ़िए कि नॉट ए पार्ट ऑफ कंटेंट, तो कौन सा नहीं रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवॉइस जो है बिल ऑफ सप्लाई वही है, सब कुछ सेम रहता है, जैसे रेस्ट्रिक्शन रहेगा, कम्युनिकेटिव सीरियल नंबर ऑब्वियसली रहता है, सब कुछ। सिग्नेचर ऑफ द रेसिपिएंट नहीं, रेसिपिएंट का सिग्नेचर नहीं रहता है। एंड डिजिटल सिग्नेचर, सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर भी आ जाएगा। एंड सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसका भी सिग्नेचर रहेगा। बट आपका रेसिपिएंट का सिग्नेचर कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि रेसिपिएंट रिसीव करता है। अगर आप कोई भी अमेजन से सप्लाई अगर ऑर्डर देते हैं तो आप रिसीव करते हैं, तो उसमें आपका सिग्नेचर थोड़ी रहता है, तो इसलिए रेसिपिएंट का सिग्नेचर नहीं रहता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा सी वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आ जाइए। सब कुछ हो जाएगा आपका, आप ओनली ये क्लास को कर लीजिए, आपका 80+ कंपल्सरी है, ठीक है, 80+ कंपल्सरी। चलो पढ़िए ये वाला। सबका प्राइवेट लिमिटेड अवार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट इन जुलाई 2017 में, वो एक अवार्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करता है फॉर प्रोवाइडिंग फ्लोरिंग एंड वॉल टाइलिंग सर्विसेज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, जो कि बिल्डिंग लोकेटेड है दिल्ली में, बाय पद्मा प्रिया लिमिटेड। तो यहाँ पे पद्मा प्रिया लिमिटेड वो है आपका रेसिपिएंट है, ठीक है, वो है रेसिपिएंट है। एंड सप्लायर कौन है? सबका प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। As per the terms of the contract, Software Private Limited was to provide all the required material for the execution of the contract. तो यहाँ पे वो क्या करेगा? जो भी मटेरियल चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। मीन्स ये है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपका सब कुछ आ जाता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मेनली सर्विसेज है। एंड एक सीरियस क्लैरिफिकेशन दिया था कि शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से हम जब भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो उसको सप्लाई सर्विसेज मानेंगे। एंड सप्लाई सर्विसेज में अगर कोई भी गुड्स चाहिए तो वहाँ पे सप्लायर उसमें पुट कर सकता है, ठीक है, गुड्स इंक्लूड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही बोला है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर कोई भी मटेरियल चाहिए तो वो वहां पे पुट करेगा, ठीक है, सप्लायर। However, Cosmo Pia Limited also provide the portion of the material. Also Cosmo Pia क्या कह रहा है? वो भी कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहा है कौन? Cosmo Pia। सप्लायर है यहाँ पे संकर लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे संकर लिमिटेड है, संकर लिमिटेड है सप्लायर, रेसिपिएंट है Cosmo Pia। तो यहाँ पे ये ऑर्डर देता है इसके पास एंड ये इसको सप्लाई करेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो सप्लाई में मटेरियल चाहिए ये कुछ प्रोवाइड कर रहा है एंड ये कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो भी मटेरियल चाहिए। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे whether the services provided by Saucer Private Limited are subject to GST, तो यहाँ पे वो जीएसटी लगेगा क्या? ऑब्वियसली लगेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है, ऑब्वियसली यस। यहाँ पे आंसर रहेगा यस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई सर्विसेज मानेंगे एंड जीएसटी लगेगा, ठीक है। इफ यस डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी, तो यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी डिटरमाइन करिए। पर्टिकुलर्स दे दिया है एंड रुपीज दे दिया है। आ जाइए। तो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट ऑफ चार्ज बाय सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड 6 लाख है ग्रॉस अमाउंट। तो चलो यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 6 लाख है अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल कुछ प्रोवाइड किया है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय कॉस्मोपिया। तो कॉस्मोपिया जो भी सप्लाइड किया है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, 1 लाख को इंक्लूड कर देंगे। एंड अगर यहाँ पे अमाउंट चार्ज बाय कॉस्मोपिया फॉर द मटेरियल, तो यहाँ पे अमाउंट चार्ज किया है जो कि इंक्लूडेड है पॉइंट आई में। तो ऑलरेडी ये जो प्राइस है 60,000 इसमें इंक्लूड हो गया है। बट अगर देखें यहाँ पे तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू लिए ना, हम उसका फेयर मार्केट वैल्यू अलग से लिए है, तो 60,000 क्यों लेंगे? वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस नहीं करेंगे तो एक्चुअल प्राइस पता नहीं चलेगा, उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। डबल प्राइस तो कभी चार्ज नहीं करेंगे ना। पहले हम 1 लाख ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू, अलग से फिर क्यों 60,000 चार्ज करेंगे एक ही मटेरियल के लिए? तो इसलिए वो मटेरियल ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक्सक्लूडेड होता तो कुछ भी नहीं करते, इग्नोर करते, बट इंक्लूडेड है तो इसलिए इसको हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है।
तो इसको हम 60,000 को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, एंड इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करिए आप लोग, कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पे 7 लाख माइनस 60,000, तो 6,40,000, ठीक है। इसके ऊपर सीजीएसटी लग गया 6%, एसजीएसटी 6%, तो यहाँ पे आ जाएगा 38,400 फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के लिए 38,400, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पार्ट बी को। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एज ए टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे आप बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बोलिए। तो सप्लाई के लिए क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए। तो पहला है एक्टिविटी चाहिए, जैसे सेल, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, ये सब एक्टिविटी चाहिए या ट्रांजेक्शन चाहिए। दूसरा चीज बिजनेस होना चाहिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए। एंड तीसरा चीज कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, कुछ मॉनिटरी फॉर्म में या नॉन मॉनिटरी फॉर्म में कुछ ऐसा होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन तो होना चाहिए ना, तभी उसको सप्लाई मानेंगे। एंड यहाँ पे बोला है कि जो बिजनेस, सेकंड वाला कंडीशन है कि जो बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, मीन्स वो चाहिए क्या, ऑब्वियसली चाहिए सप्लाई के लिए। बिजनेस मीन्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स जो कि एक्टिवली एंगेज है, बिजनेस या ट्रेड में जो एंगेज है उसको बोलते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस में जो एंगेज है वो तो सही है, अलग कुछ पर्सन जो कि वो आगे क्या होगा, फर्दरेंस क्या होगा बिजनेस में, तो उसके लिए जो भी एंगेज है उसको बोलते हैं एंगेज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे अगर देखेंगे जो भी वर्कर वो बिजनेस में डायरेक्टली एंगेज है, अगर देखें जो मैनेजमेंट टीम है वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आगे वाला बिजनेस में क्या होगा, आगे वाला पीरियड में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं, तो उनको भी बोलेंगे ये बिजनेस में एंगेज है, ठीक है। तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मीन जो एक्टिवली एंगेज है बिजनेस में, एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मीन आगे क्या करेगा बिजनेस, तो उस एक्टिविटी में जो एंगेज है उसको बोलते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एंड ये चाहिए कंपल्सरी, क्योंकि बिजनेस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए टैक्सेबली बैंक के लिए, ठीक है। तो वही बोला है, ठीक है। चलो हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मिसेस पूर्णिमा स्टार्टेड ए बिजनेस इन द सप्लाई ऑफ गुड्स 12 दिसंबर 2017 में, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, तमिलनाडु में वो सप्लाई कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 द डिटेल्स ऑफ द सप्लाई इफेक्टेड एट हर चेन्नई ऑफिस आर एज ऑर्डर। तो 31 मार्च 2018 में जो भी ईयर एंड में उनका डिटेल्स दे दिया है, जो भी चेन्नई ऑफिस का डिटेल, जैसे सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट 16 लाख है, एंड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स 5 लाख दे दिया है, ठीक है। सी हैज नॉट टेकन एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो वो कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिए है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा, व्हिच में बी इम्पोज ऑन हर बाय 31 मार्च 2018 में क्या पेनल्टी उनके ऊपर लगेगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिए है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल गुड्स सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट है 6%, एंड उनका जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है वो क्रॉस कर रहा है 25 जनवरी 2018 को, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमको चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या जाएगा, इंटरेस्ट रेट जाएगा, इंटरेस्ट रेट जाएगा, एक्सपोर्ट जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई जाएगा, नील रेटेड सप्लाई जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई जाएगा, बट दो चीज नहीं जाएगा, जो भी जीएसटी का टैक्सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस नहीं जाएगा। एंड जो भी आप इनवर्स सप्लाई करते हैं जिसके ऊपर एसएम में टैक्स पेमेंट करते हैं वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्न नंबर में ये जाएगा, विद इन द स्टेट जाएगा, एंड एग्जेम्प्ट जो भी सप्लाई जाएगा। तो टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे 21 लाख बन जाएगा उनका एग्रीगेट टर्न नंबर। एंड यहाँ पे देखेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, तो ये चेन्नई में, तमिलनाडु में एंगेज है, तो तमिलनाडु के लिए अगर ओनली वो गुड्स में एंगेज होंगे तो उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा 40 लाख, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा 40 लाख, ठीक है, 40 लाख रहेगा थ्रेशोल्ड लिमिट। एंड उनका थ्रेशोल्ड लिमिट है 21 लाख, जो कि 40 लाख से कम है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एंड उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगेगा। पेनल्टी नहीं लगेगा तो अमाउंट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर पेनल्टी लगता है तो वहाँ पे जो भी टैक्स विभाजन और 10,000 विचुअल इज हायर अंडर सेक्शन नंबर 122 सेक्शन में लगता है, बट यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन क्यों लेंगे, पेनल्टी भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद है मिस्टर ए हैज क्लियर गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री ऑन 20 मई 2017। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वो गुड्स क्लियर कर रहे हैं फैक्ट्री से 20 मई 2017 में, से ये जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आया 5 जुलाई 2017, बट यहाँ पे वो गुड्स क्लियर कर रहे हैं 20 मई 2017 फॉर सेल के लिए, किसको, तो मिस्टर वाई के लिए 5 लाख में सेल करने के लिए गुड्स फैक्ट्री से रिमूव किए हैं। इफेक्टिव डेट रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, तो वहाँ पे जीएसटी आने से पहले मेनली एक्साइज ड्यूटी लगता था, तो वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी 12.5% लगता था, जिसका वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 लाख के साथ अगर 12.5% मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी कितना है, 62,500 एक्साइज ड्यूटी है, जो कि पेड की है 6 जून में, ठीक है, पेड की है 6 जून में। एंड द कंसाइनमेंट रिसीव्ड बाय मिस्टर वाई 5 जुलाई में वो कंसाइनमेंट रिसीव किए, मींस यहाँ पे गुड्स एक्चुअली सप्लाई किए हैं जीएसटी आने से पहले,
पेमेंट भी की है जीएसटी आने से पहले, बट रिसीव की है जीएसटी आने के बाद, ठीक है, जीएसटी आने के बाद। तो यहाँ पे रेसिडेंट को मिल जाएगा आईटीसी, ठीक है, रेसिडेंट को आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जितना भी वो पेमेंट किया है। तो यहाँ पे जीएसटी आया इस डेट में 5 जुलाई 2017 में आया है, एंड यहाँ पे सब कुछ सप्लाई हो गया है, बट यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जीएसटी आने के बाद। तो यहाँ पे उसको आईटीसी मिल जाएगा, बट उसको दिखाना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, ठीक है। जब जीएसटी आया उसका 30 डेज के अंदर उसको दिखाना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देता है असल आईटीसी मिल जाएगा, अगर नहीं दिखाता है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बट वो डेट को अगर कमिश्नर चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है, कमिश्नर उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो चल देख लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग आंसर, इज मिस्टर वाई एलिजिबल टू आईटीसी, इफ सो अमाउंट कितना रहेगा। ऑब्वियसली ये यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर पाएगा क्योंकि वो पहले टैक्स पेमेंट किया था, बट जीएसटी आने के बाद टैक्स चेंज हो गया, बट वो तो पेमेंट किया ना टैक्स, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। जो भी पेमेंट किया था ये 62,500 उसको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, आईटीसी मिल जाएगा। ये मेनली ट्रांजिशनल प्रोविजन चैप्टर के रिलेटेड। उसके बाद है टाइम लिमिट विद इन रिसीव ऑफ इनपुट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो टाइम लिमिट क्या रहेगा, जिसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो भी इनपुट हो, तो 30 डेज के अंदर उसको 30 डेज के अंदर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड ये 30 डेज कहाँ से लेंगे, जो भी अपॉइंटेड डेट है जिस दिन जीएसटी आया था उससे 30 डेज के अंदर इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जीएसटी आया था 5 जुलाई 2017, उसका 30 डेज के अंदर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 जुलाई 2017 के अंदर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी उसको मिल जाएगा आईटीसी। उसके बाद मिस्टर वाई रिकॉर्डेड द रिसीप्ट ऑन 15 अगस्त 2017, इफ सो कैन ही अवेल आईटीसी। मींस यहाँ पे उसको 30 जुलाई 2017 के अंदर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो एक्चुअल रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पे 15 अगस्त में वो रिकॉर्ड कर रहा है, मीन्स यहाँ पे 16 दिन के बाद वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मेनली तो आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि 30 डेज के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है। बट अगर कमिश्नर अगर यहाँ पे वो जो डिले कर रहा है रिकॉर्ड करने में, उसको अगर कमिश्नर एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, माफ अगर कर देता है, तो वहां पे उसको मिल जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर पाएगा। मेनली तो आंसर रहेगा नो, बट यहाँ पे कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, कमिश्नर यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है। अगर एक्सटेंड कर देगा तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अच्छे से समझ आ रहा है ना। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसे ही हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, स्टेट द फंक्शन ऑफ जीएसटीएन एंड रोल असाइन टू जीएसटीएन। तो जो भी फंक्शन या रोल क्या रहेगा जीएसटीएन, जीएसटीएन का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो ये जो जीएसटीएन ये मेनली एक कॉमन शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। ये मेनली आईटी कंपनी रहते हैं, जो कि जीएसटी जब आया था तो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा जीएसटी, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये आए थे, जीएसटीएन आए थे, ठीक है। जीएसटीएन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। ये मेनली एक फैसिलिटी जो भी सब बैकएंड में जीएसटी का बैकएंड में आप फ्रंट एंड में देख रहे हैं कि जीएसटी सब कुछ चल रहा है, पर बैकएंड में जो भी सब कुछ काम हो रहा है सब कुछ जीएसटीएन करता है, ठीक है। ये मेनली आईटी कंपनीज होते हैं, उनका फंक्शन क्या रहेगा, बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे अगर देखेंगे ये मेनली रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न फॉरवर्ड करते हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेटलमेंट करते हैं टैक्स अमाउंट, उसमें बैंकिंग अमाउंट का अमाउंट, बैंकिंग चैनल का अमाउंट वो सेटिंग करते हैं, सेटअप करते हैं, उसमें मैचिंग करते हैं टैक्स पेयर प्रोफाइल, ये सब कुछ करते हैं, फंक्शन में आ जाएगा, सब कुछ फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ब्राह्मी फाउंडेशन नोएडा इज रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट अंडर 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मींस यहाँ पे ब्राह्मी फाउंडेशन नोएडा का है जो कि आपका आएगा यूपी में, वो रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट का 12 मींस वो चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, ठीक है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2017 इट इंटेंड्स टू ऑफर इट्स गेस्ट हाउस टू पिलग्रिमेज visiting the Noida, Sydney at 900 per day and their marriage hall 12,000 per day। तो यहाँ पे ये मेनली में जो भी सब आते हैं उनको वो मेनली विजिटिंग करने के लिए नोएडा सिडनी को जो भी आते हैं तो उनको वो रेंटिंग का सर्विस देते हैं, ठीक है। जैसे वो लेते हैं जो भी रेंटिंग और रूम के लिए लेते हैं 900 पर डे, एंड यहाँ पे मैरिज हॉल के लिए 12,000 पर डे वो चार्ज करते हैं। दे वांट टू नो वेदर दिस विल अट्रैक्ट जीएसटी लायबिलिटी, एडवाइस देम सुपरली। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि एडवाइस चाहते हैं कि यहाँ पे जीएसटी लगेगा क्या, अगर लगेगा आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो हम देखे थे अगर कोई भी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट अगर रेंटिंग ऑफ बिजनेस या कल्याण मंडपम या हॉल या मैरिज हॉल या शॉप या रेंटिंग ऑफ रूम अगर देते हैं तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट वहां पे एक्सेप्शन था कि अगर वो रेंटिंग ऑफ रूम के लिए 1000 या उससे ज्यादा अगर पर डे चार्ज करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड मैरिज हॉल कल्याण मंडपम एंड शॉप के लिए अगर वो 10,000, शॉप नहीं है, कल्याण मंडपम मैरिज हॉल के लिए 10,000 या उससे ज्यादा अगर चार्ज करेंगे पर डे के लिए तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। रूम के लिए 1000 या उससे ज्यादा 1000 अगर एग्जैक्ट होगा तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैरिज हॉल या कल्याण मंडपम के लिए 12,000 नहीं है, 10,000 या उससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, 10,000 एग्जैक्ट होगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला है पर डे 900 लेते हैं रूम रेंट के लिए। तो यहाँ पे 900 अगर देखेंगे 1000 से कम है, ठीक है, 1000 से कम है तो इसलिए 900 चार्ज करें पर डे।
तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 1000 या उससे कम है। एंड यहाँ पे जो 12,000 पर डे वो चार्ज कर रहे हैं, जो कि 10,000 से ज्यादा है पर डे, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा 12,000 जो भी मैरिज हॉल के लिए लेते हैं पर डे, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो भी 900 पर डे रूम रेंट के लिए लेते हैं, तो वहाँ पे वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद चल चलते हैं। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ as it stands, it effect from 1st July 2017. Briefly explain as to whether it is taxable services. तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ये taxable services होगा या नहीं होगा। एंड अगर होगा सर्विसेज टैक्सेबल, तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन के पास रहेगा, किसके पास रहेगा कि वो जीएसटी पेमेंट करेगा। ठीक है, तो पहले बताना पड़ेगा कि टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। अगर टैक्सेबल होगा तो यहाँ पे जीएसटी कौन पेमेंट करेगा। ठीक है, कौन पेमेंट करेगा, चलो देख लेते हैं। पहला है लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटी। तो लीगल सर्विसेज अगर सीनियर एडवोकेट देते हैं कोई भी बिजनेस एंटिटी, तो वहाँ पे आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा। एंड जो भी बिजनेस एंटिटी वो टैक्स भरेगा, बट उसके लिए कंडीशन है कि उसका जो भी एग्रीगेट टर्न ओवर वो 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा होगा उसका एग्रीगेट टर्न ओवर, तो यहाँ पे ये बिजनेस एंटिटी आरसीएम में टैक्स भरेंगे। ठीक है, आरसीएम में टैक्स भरेगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा, बिजनेस एंटिटी आरसीएम में टैक्स भरेगी। ठीक है, अगर 20 लाख से ज्यादा होगा। उसके बाद है mere contract for representation services provided by senior advocate to business entity has been entered into through another advocate or firm of advocate। तो यहाँ पे एक mere contract होता है रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज का। एंड यहाँ पे सीनियर एडवोकेट वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, एंड बिजनेस एंटिटी के लिए अलग एक एडवोकेट वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटर कर रहा है। बट यहाँ पे मेनली अगर देखेंगे सीनियर एडवोकेट सर्विस किसको दे रहा है, ये जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है वही है, सेम प्रोविजन। अगर यहाँ पे बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा होगा, तो वहाँ पे आरसीएम लगेगा, बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल होगा, आरसीएम में टैक्स भरेगा। अगर 20 लाख से कम होगा तो वहाँ पे टैक्स नहीं भरेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा तो वहाँ पे 10 लाख होगा। ठीक है, समझ आ गया। स्टेट द टर्नओवर क्राइटेरिया ऑफ द प्रीवियस ईयर व्हिच अप्लाइज इंक्लूडिंग वन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा तो वहाँ पे 10 लाख मीन्स यहाँ पे 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए एंड 20 लाख होगा आपका नॉर्मल स्टेट के लिए। अगर उससे ज्यादा होगा बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा इससे। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। क्या दिया है, शरद फार्मा लिमिटेड फाइल एंड अपील बिफोर अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे शरद फार्मा लिमिटेड वो फाइल करा है एक अपील किसके पास, अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। द ऑर्डर ऑफ द अपेलेट अथॉरिटी व्हेरेइन द इशू वाज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे जो भी अपेलेट अथॉरिटी के पास जो भी इशू था वो है मेनली प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड। एंड द ट्रिब्यूनल डिसाइडेड द इशू अगेंस्ट द कंपनी एंड इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है ना, वो जो भी केस है ना, वो अगेंस्ट द कंपनी, जो भी यहाँ पे आरसीसी क्लेम किया था, जो भी कंपनी है क्लेम किया था, उसका अगेंस्ट में ऑर्डर आता है। तो वो चाहता है कि वो जो भी ओपिनियन है स्ट्रॉन्ग है, वो चाहता है कि वो क्या करने के लिए यहाँ पे वो मेनली उसको अपील करने के लिए, फर्दर अपील करने के लिए चाहता है। वो चाहता है किसके पास, हायर अथॉरिटी किसके पास वो ऑर्डर मीन फाइल करेगा अपील। यू बीइंग दी कॉस्ट अकाउंटेंट आप है, तो आपको यहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्सेशन मैटर में आपका एक्सपर्टीज है, तो आपको यहाँ पे एडवाइस देना है कंपनी की, तो वो अपील किसके पास फाइल करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हैं, उसका ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जाएंगे अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। अपेलेट ट्रिब्यूनल में आपका दो टाइप्स का बेंच होता है। ठीक है, दो टाइप का बेंच होता है, एक होता है स्टेट या एरिया बेंच होता है, एंड दूसरा होता है नेशनल या रीजनल बेंच होता है। ठीक है, एंड अगर आपका केस अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड है ना, तो आपको डायरेक्ट अपेलेट ट्रिब्यूनल का ये नेशनल या रीजनल बेंच को आना पड़ेगा। एंड अगर आपका अदर कोई भी अगर आपका मैटर है प्लेस ऑफ सप्लाई को छोड़कर, तो आपको यहाँ पे स्टेट या एरिया बेंच के पास जाना पड़ेगा। अगर आप स्टेट या एरिया बेंच के पास आते हैं तो उसके पास आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ अगर लॉ होता है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट एक्सेप्ट करके फॉर्मुलेट करके क्वेश्चन ऑफ लॉ तो वो सुनेगा। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, अगर आपका अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई होता है एंड स्टेट एरिया बेंच का मैटर होता है। बट अगर यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर है एंड वो जाएगा नेशनल या रीजनल बेंच के पास जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल का। एंड अगर उसका केस के अगेंस्ट में आपको ऑर्डर करना पड़ता है, अपील करना पड़ता है, तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन में बता रहा है कि यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल वो मेनली प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, तो वो वहाँ पे आरसीसी के अगेंस्ट में डिसीजन पास किया है, तो वो चाहता है हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मैटर है तो यहाँ पे ये जो नेशनल या रीजनल बेंच यहाँ पे डिसाइड करेगा जो भी केस है। ठीक है, उसका ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपको यहाँ पे अपील करना पड़ेगा, आप हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट नहीं जा पाएगा। ठीक है, समझ आ गया, वही है और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद वैभव एक रजिस्टर्ड सप्लायर है अंडर जीएसटी लॉ, वैभव है, एंड वो फर्निश कर रहा है फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। वो फॉलोइंग डिटेल्स यहाँ पे फर्निश किया है, पर्टिकुलर दे दिया है एंड अमाउंट दे दिया है। परचेज ऑफ गुड्स आउटसाइड स्टेट, तो यहाँ परचेज कर रहा है 8 लाख है, एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे सेल कर रहा है 10 लाख है।
एंड गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 20,000 है, जिसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईजीएसटी कब पेड कर रहा है, आईजीएसटी पेड कर रहा है 10 अक्टूबर में, बट वो अगस्त मंथ के लिए उसको पेमेंट करना है, जो भी उसका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है। अगस्त मंथ के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न कब है, जो कि नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक है। तो नेक्स्ट मंथ है सितंबर, ठीक है, सितंबर सितंबर 20 तारीख तक है। बट वो कब पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे 10 अक्टूबर में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। 10 अक्टूबर में वो पेमेंट कर रहा है, मीन्स वो लेट में पेमेंट कर रहा है। 10 अक्टूबर में वो पेमेंट कर रहा है, लेट में पेमेंट कर रहा है, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना दिन लेट यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, सितंबर 20 से 10 दिन, यहाँ पे 10 दिन, तो यहाँ 20 दिन के लिए उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल फॉर द डिलेड अमाउंट, आपको इंटरेस्ट पेबल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि आईजीएसटी का रेट दिया है 18% आईजीएसटी का रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे जीएसटी लाइबिलिटी क्या रहेगा। तो जीएसटी लाइबिलिटी के लिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देखेंगे, ये 10 लाख के ऊपर कितना रहेगा। तो 10 लाख के ऊपर अगर देखेंगे 18% करके, तो ये आ रहा है 10 लाख के ऊपर 18%, तो ये आ रहा है 1,80,000, ठीक है। ये है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। उसमें से हम आईटीसी लेस करेंगे, आईटीसी लेस करेंगे। आईटीसी कितना अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पे 8 लाख है, बट यहाँ पे 20,000 पर्सनल यूज के लिए हम यूज किए हैं, तो वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट बन जाता है सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 में। अगर आप पर्सनल पर्पज के लिए यूज करेंगे कोई भी गुड्स, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा 20,000 के ऊपर। तो यहाँ पे आईटीसी कितना के ऊपर मिलेगा, क्योंकि परचेज के ऊपर आपको आईटीसी मिलता है। तो यहाँ पे 7,80,000 के ऊपर आईटीसी मिलेगा, ठीक है, 7,80,000 के ऊपर आईटीसी मिलेगा 18% करके। तो कितना होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये आ रहा है, यहीं से लेस कर देते हैं, आईटीसी का अमाउंट रहेगा 1,40,400। सिंपल है ना, मेरे साथ अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका पूरा सिंपल बन जाएगा, सब कुछ जल्दी जल्दी भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 39,600, यहाँ पे आपको टैक्स पेबल अभी बाकी है देना है, ठीक है, टैक्स अभी भी पेबल है देना है। तो इस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट मेनली कितना परसेंट लगता है, बोलो बोलो बोलो, सेक्शन नंबर 50 में 18% लगता है। तो ये 39,600 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 18%। कितना दिन के लिए, 20 दिन के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। एंड ईयर में कितना दिन रहता है, ईयर में 365 दिन रहता है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल है, 18% मल्टीप्लाई हो जाएगा 365 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 390 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, 390 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, जो कि सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मजा एक रजिस्टर सप्लायर है पद्मजा, एंड वो रेंडर कर रहे हैं टैक्सेबल सर्विसेज 2 लाख वो टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहा है ऑन 1 दिसंबर 2017 में। एंड द टैक्स इनवॉइस वाज रेज कर रहा है, टैक्स इनवॉइस कब इशू हो रहा है, 9 दिसंबर 2017, एंड पेमेंट कब कर रहा है, 12 नवंबर 2017 में। तो यहाँ पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में है, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो वहां पे हम सेक्शन नंबर 13 फॉलो करेंगे। तो सेक्शन नंबर 13 में है, अगर आप इनवॉइस अगर जिस दिन सप्लाई करते हैं उसका 30 डेज के अंदर अगर आप इनवॉइस इशू करेंगे, तो वहां पे इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट। अगर आप 30 डेज के बाद यहाँ पे अगर इनवॉइस इशू करेंगे, तो वहां पे कॉम्प्लीशन डेट और डेट ऑफ पेमेंट आ लिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इनवॉइस आपका एक्चुअल सप्लाई हो रहा है 1 दिसंबर 2017, यानी इनवॉइस इशू हो रहा है 9 दिसंबर 2017, मींस ये विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज है। तो यहाँ पे 30 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। तो वहां पे दो डेट कंपेयर करेंगे, पहला है ये वाला डेट 9 दिसंबर 2017 एंड डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ इनवॉइस कब है, 9 दिसंबर 2017 और आपका डेट ऑफ इनवॉइस, अरे डेट ऑफ इनवॉइस दी दो भी हो गया, डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे देखना पड़ेगा 22 नवंबर 2017, which over is earlier, तो ऑब्वियसली ये वाला अर्लियर है डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई होगा 22 नवंबर 2017। समझ आ गया, सिंपल है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन दी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 35 देखे थे, जहाँ पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं। तो क्या क्या अकाउंट्स एंड मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड, तो 6 चीजें। पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स। उसके बाद आईटीज कितना अभी कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना पेबल है, और क्या है, और आपका कितना इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई है, एंड लास्ट अदर गुड्स मटेरियल अगर कुछ फैक्ट अगर बताएगा कमिश्नर, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्या क्या है, और एक बार है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, आईटीसी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पेबल है, और लास्ट में अदर मैटर्स है। और दो एक्स्ट्रा रूल बोल रहे हैं, अदर दो फैक्ट ऑल्सो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि है जो भी आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका डिटेल्स
मेंटेन करना पड़ेगा। एंड लास्ट में अगर आप आरसीएम में टैक्स पेबल करते हैं तो उसका डिटेल्स भी रहेगा, ठीक है, उसका डिटेल्स भी रहेगा। तो यहाँ पे पार्ट ए खत्म हो जाता है। उसका पार्ट बी चलते हैं। मेसर्स ए लिमिटेड सोल्ड कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि आफ्टर यूज वो सोल्ड कर रहा है टैक्सेबल गुड्स 4 लाख में वो सोल्ड कर रहा है और 1 नवंबर 2018 में वो सोल्ड कर रहा है, ठीक है। मिस्टर ए वो सोल्ड कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी यूज करने के बाद 4 लाख में सोल्ड कर रहा है 1 नवंबर 2018 में। एंड जीएसटी पेबल ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 18%, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी का रेट रहता है। बट उसको वो परचेज किया था 22 नवंबर 2017 में, उसको परचेज किया था 5,50,000 उसका प्राइस में परचेज किया था, जीएसटी का रेट था 18%, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वो परचेज कर रहा है मशीनरी, उसके बाद आईटीसी क्लेम कर देता है, उसके बाद उसको सेल कर देता है, मीन आईटीसी को खाकर वो सेल कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। आईटी से अगर आप खाते हैं तो उसको हजम करना चाहिए, हजम नहीं कर पाएंगे कभी भी, गवर्नमेंट का टैक्स खाकर कभी भी हजम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स भरेगा, जो कि सेक्शन नंबर 18 बोल रहा है, ठीक है, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 बोल रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आवेल किया है आईटीसी उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स कितना देगा, तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हम अरेंज कर लेंगे। आ जाइए, पहले वो कितना आईटीसी आवेल किया था, ठीक है, आवेल कितना किया था 5,50,000 के ऊपर आईटीसी कितना वो आवेल किया था, आईटीसी आवेल कितना किया था देख लेते हैं। 5,50,000 उसका 18% कैलकुलेशन कर लीजिए, 18%, तो ये आवेल किया था 99,000 वो आवेल किया था, उसमें से जो भी पीरियड वो यूज किया है उसका आईटीसी लेस कर देंगे। जो भी पीरियड यूज किया था, तो कौन सा पीरियड यूज किया था, वो उसको परचेज किया था 22 नवंबर 2017 एंड उसको सेल करा है 5 नवंबर 2018, ठीक है। 22 नवंबर 2017 से और 1 नवंबर 2018 ये पीरियड का जो भी आईटीसी उसको लेस कर देंगे। एंड यहाँ पे कितना परसेंट लेस करेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, और क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के लिए 5% लेस करेंगे, ठीक है, और क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के लिए 5% करके लेस करेंगे। तो यहाँ पे कितना क्वार्टर देख लेते हैं, ये जो पीरियड, ये पीरियड के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर देखेंगे 2017 में एक क्वार्टर है, 17 में अगर देखें एक क्वार्टर है एंड 18 में है आपका 4 क्वार्टर, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर रहता है। तो यहाँ पे ये जो क्वार्टर आएगा आपका आएगा अक्टूबर टू दिसंबर, ये एक क्वार्टर आएगा 17 में, एंड 18 में आपका रहेगा 4 क्वार्टर, क्योंकि आपका पूरा 4 क्वार्टर यहाँ पे आ जाता है। 4 क्वार्टर भी अगर होगा, पार्ट ऑफ द क्वार्टर अगर होगा तो भी हम उसको फुल क्वार्टर मानेंगे, एक ही दिन अगर होगा तो उसको हम फुल क्वार्टर मानेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली वो 5 क्वार्टर यूज कर रहा है एंड यहाँ पे 5% करके, तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे 25%, ठीक है, 25% उसको रिड्यूस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे तो ये आ रहा है 24,750 रुपीज। तो ये रिड्यूस करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है 74,250। इतना देना पड़ेगा, नहीं 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 इतना नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा एक फॉर्मूला है उसमें, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, टैक्स ऑन टीवी, टीवी में जो भी सेल वैल्यू के ऊपर जो भी टैक्स हायर, तो सेल वैल्यू है 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 18% कैलकुलेशन करेंगे, 18% कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 18% आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 72,000, 74,250 और 72,000 हायर। तो जो भी हायर अमाउंट उसको देना पड़ेगा, तो हायर अमाउंट है ये, इतना उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स खा के बैठा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। तो ऑन द सर्विस टैक्स डिजाइन टोर ऑपरेटर सर्विसेज हुआ चार्ज एट आर्बिट्रेरी रेट 9%। तो जब सर्विस टैक्स था तो वहाँ पे 9% वो टैक्स चार्ज हुआ था, whereas जीएसटी में टैक्स का रेट हो गया है 5%। रिजल्टेड मीन्स 9% वो टैक्स दिया था बट जीएसटी में 5% हो रहा है। यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द बेनिफिट इफ एनी पास टू द टोर ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर कोई भी बेनिफिट है तो कितना बेनिफिट मिलेगा, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले सर्विस टैक्स था, ये है एसटिक्स एंड यहाँ पे जीएसटी। तो सर्विस टैक्स में रेट था 9% बट जीएसटी में रेट हो रहा है 5%। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 100 रुपीज एंड यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 100 रुपीज। तो 100 रुपीज के ऊपर अगर देखें सर्विस टैक्स लग रहा था 9 रुपीज एंड यहाँ पे 5 रुपीज लग रहा था, तो टोटल यहाँ पे वैल्यू हो रहा है 109 रुपीज, बट यहाँ पे वैल्यू हो रहा है 105 रुपीज। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस है 4 रुपीज उसको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, टोर ऑपरेटर को आईटीसी मिल जाएगा जो भी डिफरेंस है, ठीक है। 109 रुपीज से 105 रुपीज का जो भी डिफरेंस है उसको आईटीसी मिल जाएगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। Explain and enumerate the advantages of GST and how to introduction of GST benefited to consumer and general public। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करिए एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी एंड ये कैसे कंज्यूमर को एंड जनरल पब्लिक को क्या क्या एडवांटेजेस दिया था। तो इसको हम याद रखे थे रिवीजन क्लास में। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, कार का ईएमआई देना है, ठीक है, सीबीआर का ईएमआई देना है,
एम एंड आई यहाँ पे यूज नहीं है, जो भी कैपिटल लेटर है। ईएमआई देना है, ठीक है। सीबीआई कार का ईएमआई देना है। सीबीआर बाइक आता है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको जैसे डाउट नहीं होगा। CBR बाइक, बी फॉर बाइक, बाइक का ईएमआई देना है, ठीक है। जो भी कैपिटल लेटर में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है एंड ये है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट है? 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट आपको याद रखना है। सी फॉर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, तो यहाँ पे वो क्रिएट करता है यूनिफाइड नेशनल मार्केट, जहाँ पे आप सेल एंड परचेज कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव प्राइस में। उसके बाद है बी, मोदी जी का जो भी था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो उसको वो बूस्ट करता है। तो बी फॉर बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ पे वो आईटीसी साइज से मिल जाएगा, तो वहाँ पे कॉम्पिटेटिव मार्केट में प्राइस में वो प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद आर, आर मीन्स जो भी कॉम्प्लायंस कॉस्ट था उसको वो रिड्यूस करेगा, रिडक्शन इन कॉम्प्लायंस कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है बी, और एक बी, बी मीन्स बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बाद ई, ई मीन्स क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मीन्स इजी हो जाता है बिजनेस करने में। एंड एम मीन्स मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट है जिससे आपको पूरा आराम से समझ आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा जीएसटी का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी जाएंगे कस्टम एंड एफटीडी। तो कस्टम एंड एफटीडी का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए को चलते हैं। अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स वो ब्रॉडली कैटेगराइज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आपको बताना पड़ेगा। आप फ्री में जनरल गुड्स आर अलाउड इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपको ऑथराइजेशन लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स बैन एंड नॉट अलाउड टू इंपोर्ट, नहीं, ऑथराइजेशन के थ्रू आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड गुड्स। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स आर अलाउड टू इंपोर्ट ओनली इफ यूज इन री एक्सपोर्ट, ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स आर अलाउड टू बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड ओनली विद ऑथराइजेशन, ऑब्वियसली ऑथराइजेशन लेकर आप रेस्ट्रिक्टेड गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका आंसर रहेगा। सिंपल है। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को। Which of the following document is not required to be filed claiming duty drawback for re-export, तो यहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए यहाँ पे बता रहा है, नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, री एक्सपोर्ट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए? तो इंपोर्ट इनवॉइस तो चाहिए ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, एविडेंट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ये भी चाहिए, एक्सपोर्ट बिल चाहिए विद पैकिंग लिस्ट, परमिशन फ्रॉम सीबीईसी नहीं, ये वाला कंडीशन नहीं है। अभी तो सीबीईसी नहीं है, अभी सीबीआईसी हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम, तो सीबीआईसी का कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो आपका आंसर रहेगा डी वाला पॉइंट, ठीक है, डी वाला पॉइंट आपका आंसर रहेगा। उसके बाद है डेरेलिक्ट गुड्स। डेरेलिक्ट गुड्स मीन्स जो भी अबैंडन हो जाता है, मीन्स वहाँ पे क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, बट हमारा होप भी नहीं रहता है वहां पे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मीन्स वो अबैंडन हो जाता है बट हमारा होप नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेरेलिक्ट मीन्स दी अबैंडन गुड्स विदाउट दी होप ऑफ रिकवरी, ठीक है, अबैंडन गुड्स विदाउट दी होप ऑफ रिकवरी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अबैंडन गुड्स इमरजेंसी होप नहीं है। ओनर नो इंटेंशन टू अबैंडन बट सॉन्क एंड ड्रिफ्ट, नहीं, ऐसे नहीं है। ओनर हैज नो इंटेंशन टू अबैंडन बट फ्लोट ड्रिफ्ट, नहीं, अबैंडन आर बाय द ओनर ऑफ गुड्स विदाउट द होप ऑफ रिकवरी। तो ये वाला आपका आंसर रहेगा, ठीक है, ये वाला आपका आंसर रहेगा, ठीक है। उसको चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? पार्ट ए में दिया है कि आफ्टर स्टेइंग अब्रॉड फॉर 16 मंथ रहने के बाद मिस्टर वायुदेव शिफ्टेड हिज रेसिडेंस इंडिया फ्रॉम सिडनी टू कोलकाता ऑन 12 अक्टूबर 2017। तो यहाँ पे 16 मंथ रहने के बाद मिस्टर वायुदेव वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कोलकाता में रहने के लिए उनका रेसिडेंस को आए हैं। कब आए हैं? 12 अक्टूबर 2017 में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लैंडिंग कोलकाता ही ब्रॉट द फॉलोइंग आइटम्स, जब वो लैंड कर रहे हैं कोलकाता में तो वहां पे ये फॉलोइंग आइटम्स लेके आए हैं अपने साथ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये मेनली बैगेज के बारे में दिया है, जहाँ पे जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंसेस वहाँ पे 50,000 मिलता है, अगर अदर देन नेपाल भूटान से आएंगे 50,000 का जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलता है, और अदर कुछ अनेक्सर 1, 2, 3 आइटम है तो वहाँ पे वो मिल जाता है। जैसे गोल्ड बार, अगर यहाँ पे 30 ग्राम वैल्यू वो लेके आए हैं, मेनली गोल्ड बार के लिए कोई भी यहाँ पे एग्जेंशन नहीं मिलेगा, बट गोल्ड ज्वेलरी अगर होता है तो वहाँ पे एक्शन रह के आए हैं वहां से तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है, बट गोल्ड बार के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो 90,000 यहाँ पे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो वैल्यू कितना बन जाएगा? 90,000 यहाँ पे बन जाएगा। हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्कोहलिक लिकर 4 लीटर है, अल्कोहलिक लिकर 4 लीटर, तो यहाँ पे आनेसर 1 अल्कोहलिक लिकर मैक्सिमम 2 लीटर के लिए मिलता है, तो 4 लीटर के लिए 10,000 है, तो 2 लीटर के लिए कितना होगा? तो आधा हो जाएगा, 2/4, तो यहाँ पे 5,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा एंड 5,000 डिडक्ट हो जाएगा, 5,000 डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 20 बॉक्सेस ऑफ सिगरेट्स, ईच बॉक्स कॉन्टेनिंग 10 नंबर, तो यहाँ पे 20 बॉक्सेस सिगरेट है लेके आए हैं एंड एक बॉक्स में 10 नंबर है, तो टोटल 200 नंबर है सिगरेट। बट यहाँ पे आनेक्सर 1 में मैक्सिमम 100 सिगरेट्स के लिए
वो कवर होता है। मीन्स यहाँ पे 100 सिगरेट के लिए मिलेगा डिडक्शन, बाकी 100 सिगरेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ 4000 टोटल 200 के लिए, तो वो 100 के लिए 2000 यहाँ पे टैक्सेबल होगा, बाकी 2000 एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद है वन नोटबुक कंप्यूटर। तो वन नोटबुक कंप्यूटर अगर कोई पर्सन जिसका एज अगर 18 ईयर से ज्यादा होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये नील हो जाएगा, ठीक है, ये नील हो जाएगा। उसके बाद है वन पीसी मीन फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे पीसी के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, 40,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हैंड पिस्टल। तो ये हैंड पिस्टल आपका अनेक्सर 1 में 3 में कवर होता है शायद, तो हैंड पिस्टल के लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अनेक्सर में मिल जाए, अनेक्सर में वो कवर होता है, तो यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल देख लेते हैं वैल्यू कितना होगा, जिसके ऊपर 38.5% कस्टम ड्यूटी लगेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू अगर देखें 90,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 40,000, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ रहा है 1,37,000 है, जिसके ऊपर लग जाएगा कस्टम ड्यूटी 38.5% कस्टम ड्यूटी लग जाएगा, ठीक है, 38.5% कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे टोटल कस्टम ड्यूटी लग जाएगा 52,745 रुपीज, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लग जाएगा, ठीक है, 52,745 रुपीज कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कस्टम ड्यूटी कंप्यूट करिए, जो कि हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, ठीक है, कंप्यूट कर चुके हैं। उसके बाद चलो चलते हैं पार्ट बी को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मैन द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म, सीएन मींस क्या है एंड व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सीएन। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिलेटेड आपको सीएन के मीन्स बताना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के बारे में बताना पड़ेगा, एंड उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो पहले सीएन क्या है, सीएन में स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स, जो कि ऑथराइजेशन के लिए चाहिए, जो कि डीएफआई है, ड्यूटी फ्री एडवांस ऑथराइजेशन के लिए चाहिए। एंड यहाँ पे सीएन में बहुत सारा स्टैंडर्ड है, जो कि बताएगा कि एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या इंपोर्ट करके रॉ मेटेरियल क्या क्या चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना रॉ मेटेरियल चाहिए एंड कितना एक्सपोर्ट चाहिए, सब कुछ इनपुट आउटपुट का नॉर्म सब कुछ वो बताएगा, ठीक है, वो सब कुछ बताएगा, ये जो सीएन स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स। उसके बाद सीएम कौन यहाँ पे मेनली प्रोवाइड करते हैं, सीएम मेनली आपका जो भी डीजीएफटी है, डायरेक्टर ऑफ जनरल डीजीएफटी फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इसका जो भी डीजीएफटी होते हैं तो वो मेनली फिक्स करते हैं, उनका जो हैंडबुक होता है वो हैंडबुक में ये रहता है, एंड इसको अप्रूवल कौन देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अप्रूवल देते हैं। एंड ये मेनली नोटिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, जैसे अगर देखें कोई भी आपका ज्वेलरी है, और आपका ज्वेलरी छोड़िए, आपका हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अदर कुछ जो भी प्रोडक्ट के ऊपर, नोटिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर ये लगता है आपका सीएम लगता है। एंड सीएम को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर या आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर या एप्लीकेशन देंगे डीजीएफटी को सब चेंज करने के लिए, एंड डीजीएफटी अपने आप भी वो उसको चेंज कर सकता है, ठीक है, ये सब सीएम के बारे में बता दें। तो उसके बाद उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट 3 रहेगा, पहले रहेगा जो भी टेक्निकल डाटा अबाउट दी जो भी रॉ मेटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका टेक्निकल डाटा रहेगा। दूसरा रहेगा चार्टर्ड इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, जो कि सर्टिफाई करेगा कि जो भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको वो सर्टिफाई करेगा। उसके बाद रहेगा आपका जो भी प्रोडक्शन या कंजम्पशन डाटा किसका रहेगा, एक्सपोर्टर का रहेगा, रिसीविंग 3 ईयर का डाटा रहेगा, ठीक है, टेक्निकल डाटा। एंड यहाँ पे जो भी चार्टर्ड इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट रहेगा, एंड तीसरा रहेगा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन डाटा एक्सपोर्टर का रहेगा, ठीक है, ये है बेसिक रिक्वायरमेंट हर सीएम के लिए, ठीक है, ये हो गया। उसका क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। From the following particulars given below, find out the accessible value of imported goods। तो imported goods का हम accessible value देखेंगे। तो accessible value के लिए हमको CIF से हमको एफओबी चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द मशीन है तो उसको हम ऐड कर देंगे, एंड ये डॉलर में है तो 10,000 इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको एफओबी चाहिए। एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये सब इंक्लूड हो जाएगा, हैंडलिंग चार्जेस भी वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तीनों को हम इंक्लूड कर देते हैं 500 एंड यहाँ पे 50। तो यहाँ पे आपका एफओबी आ जाएगा, ठीक है, एफओबी आ जाएगा। तो एफओबी कितना आएगा, 10,000 प्लस 500 प्लस 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,550 रुपीज एफओबी आ जाएगा, जो कि कस्टम एफओबी बोलते हैं। एंड बाइंग कमीशन इसको इग्नोर करते हैं, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद फ्रेट, फ्रेट को हम यहाँ पे एयर फ्रेट नहीं दिया है, एयर फ्रेट अगर देते हैं तो वहाँ पे 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल फिजिकल इज लोड, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो हम एक्चुअल ले लेंगे, ठीक है, एक्चुअल जो कि 1000 है वो रूल नंबर 10 प्लस 2 के हिसाब से उसको ऐड कर देंगे, डॉलर में है। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं दिया है, तो इंश्योरेंस नहीं दिया होगा तो भी हम यहाँ पे लेंगे इंश्योरेंस के लिए एफओबी का 1.125% लेंगे, एफओबी जो कि ये जो एफओबी का लेंगे 1.125%। तो इसका 1.125% लेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 118,689, ठीक है, 689 है। तो हम टोटल लिखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, 1000 प्लस 10,550। तो इसको 689, इसको मैं आपको 689 है, ठीक है। टोटल अगर देखेंगे 11,668.689 है। एंड यहाँ पे जो भी 65 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 65 मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि वैल्यू आ जाएगा, ठीक है,
वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसके साथ 65 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7,58,464.689। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट है, अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी एक्सप्लेन व्हाट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या है एफटीटी में, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या है, ये मेनली आपका गवर्नमेंट को पॉलिसी के लिए ये सब रूल्स बताएगा। बोर्ड ऑफ ट्रेड मेनली गवर्नमेंट को पॉलिसी डिफाइन करने में ये हेल्प करता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। एंड बोर्ड ऑफ ट्रेड में चेयरमैन एक कॉमिटी जैसा है, इसमें चेयरमैन कौन रहेंगे, इसको गवर्नमेंट मेनली कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड इसमें चेयरमैन कौन रहेगा, जो हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो भी चेयरमैन वो रहेगा चेयरमैन। एंड मेंबर गवर्नमेंट यहाँ पे चूज करेगा, नॉमिनेट करेगा 25 मेंबर। एंड ये मीटिंग करेंगे वंस इन ए क्वार्टर है, ठीक है, वंस इन ए क्वार्टर। तो ये तो हो गया बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड का काम क्या है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड का काम है ये मेनली आपका एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करेंगे, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को ये मेनली रिव्यू करेंगे। एंड ये रिव्यू करेंगे जो भी पॉलिसी एंड डिसीजन, पॉलिसी प्रोसीजर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे वो एग्जामिन करेंगे, लास्ट एग्जामिन करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो चार है, पहला है ये मेनली इंप्रूव करेंगे एक्सपोर्ट, रिव्यू करेंगे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, रिव्यू करेंगे जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। लास्ट है ये मेनली क्या करेंगे, ये मेनली एग्जामिन करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कॉन्साइनमेंट ऑफ 800 मेट्रिक टन्स ऑफ एडिबल ऑयल वो मालेशियन ओरिजिन से इंपोर्ट होकर आता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू बिलो पॉवर्टी लाइन जो बीपीएल लाइन सिटीजन को बैकवर्ड एरिया में अंडर द स्कीम डिजाइन बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मैं कॉन्साइनमेंट ऑफ 8 मेट्रिक टन 8 MT मेट्रिक टन आता है एडिबल ऑयल आता है मालेशिया से। एंड यहाँ पे ये मेनली एक चैरिटेबल ट्रस्ट मेनली मंगाता है, वो बीपीएल लाइन को प्रोवाइड करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड ये स्कीम डिजाइन कौन करता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये स्कीम अप्रूव करता है। उसके बाद दिस बीइंग ए स्पेशल ट्रांजैक्शन, ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है एंड नॉमिनल प्राइस ओनली $10 मेनली मेट्रिक टन वर्थ चार्ज। तो यहाँ पे स्पेशल ट्रांजैक्शन है तो इसलिए ओनली वो $10 वो चार्ज कर रहा है पर मेट्रिक टन। कंसाइनमेंट टू कवर द फ्रेट एंड इंश्योरेंस के लिए ओनली $10 चार्ज कर रहा है। एंड द कस्टम हाउस फाउंड आउट दैट और अबाउट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे कस्टम हाउस को पता चल जाता है कि हाँ इससे आ रहा है कंसाइनमेंट आ रहा है। देयर वेयर फॉलोइंग इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल मालेशियन ऑरिजिन, अदर कुछ इंपोर्ट दिया है, जैसे आइडेंटिकल गुड्स का इंपोर्ट दिया है, जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे दिया है, क्वांटिटी इंपोर्टेड इन मेट्रिक टन दे दिया है, उसका यूनिट प्राइस क्या है, सीआई वैल्यू क्या है। जैसे 20 मेट्रिक टन आया था उसका 260 रुपीज, 100 मेट्रिक टन है 220 रुपीज, 500 मेट्रिक टन 200 रुपीज है डॉलर में है, 900 मेट्रिक टन 175 है, 400 मेट्रिक टन 180 है, 780 मेट्रिक टन 160 रुपीज है। ठीक है, एंड यहाँ पे दे दिया है द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द रिलीवेंट डेट, रेट ऑफ एक्सचेंज है 63 रुपीज एंड द रेट ऑफ बेसिक कॉस्ट ऑफ ड्यूटी दे दिया है 15%, आर्ट वैल्यू दे दिया है, देयर इज नो आइडिया। कैलकुलेट द अमाउंट लेविएबल ऑन द कंसाइनमेंट ऑन द कस्टमर, यहाँ पे आप कंसाइनमेंट का वैल्यू कैलकुलेशन करिए, अप्रोप्रिएट अजम्पशन एंड एक्सप्लेनेशन जहाँ पे चाहिए आप लीजिए। तो यहाँ पे मैं अगर देखें उसका प्राइस नहीं है, ठीक है, उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं है, तो क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है। तो हम रूल नंबर देखे थे 10 में, अगर आपके पास प्राइस नहीं है तो यहाँ पे आप आइडेंटिकल गुड्स का प्राइस ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब आइडेंटिकल गुड्स का प्राइस दिया है, ठीक है, आइडेंटिकल गुड्स का प्राइस दिया है जो कि 800 मेट्रिक टन का जो भी एमटी का हम प्राइस क्या लेंगे, तो उसका आइडेंटिकल गुड्स का प्राइस दे दिया है। बट आइडेंटिकल गुड्स के लिए हम देखेंगे सेम इन कमर्शियल लेवल, सेम इन क्वांटिटी, सेम इन प्राइस होना चाहिए, सेम इन क्वांटिटी एंड सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, सेम इन कमर्शियल लेवल, तो सेम इन क्वांटिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं 8 मेट्रिक टन, तो 8 मेट्रिक टन के लिए अगर देखेंगे यहाँ पे 20 एंड 100 मेट्रिक टन उसका आसपास ही नहीं है। आइडेंटिकल गुड्स सेम इन क्वांटिटी होना चाहिए, बट यहाँ पे सेम क्वांटिटी नहीं है, उसका आसपास भी नहीं है, तो इसलिए 20 एंड 100 मेट्रिक टन को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे आइडेंटिकल गुड्स के लिए। और बाकी जो भी 500, 900 एंड 400, 780 रुपीज तो वो आसपास है, तो इसको हम आइडेंटिकल गुड्स के लिए ले सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल गुड्स के लिए ले सकते हैं, तो इसको काट देते हैं उसका प्राइस को। तो आइडेंटिकल गुड्स के लिए जो भी हम सिमिलर इन क्वांटिटी, सिमिलर इन कमर्शियल लेवल, सेम इन ऑल रेस्पेक्ट लेंगे और सिमिलर क्वांटिटी भी लेंगे। तो ये तो चारों हमारे पास आ गया है। एंड इस रूल में पढ़े थे अगर मोर देन वन आइडेंटिकल प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आइडेंटिकल गुड्स है, तो किसका प्राइस लेंगे, ये है प्राइस, किसका प्राइस लेंगे, 4 आइडेंटिकल गुड्स है। तो वहां पे हम पढ़े थे अगर मोर देन वन आइडेंटिकल गुड्स होगा तो वहां पे जो भी लोएस्ट इन प्राइस, वहां पे जो लोएस्ट इन प्राइस देते हैं, तो जो भी लोअर प्राइस होगा यहाँ पे, तो लोअर प्राइस है 160 रुपीज, तो हम यहाँ पे लेंगे आशी से रूल के लिए 160 रुपीज, ठीक है, 800 मेट्रिक टन के लिए हम लेंगे 160 रुपीज, ठीक है, 160 रुपीज लेंगे पर मेट्रिक टन। तो चलो कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हो रहा है यहाँ पे, तो ये आ रहा है 1,28,000 है, 1,28,000 है, तो 1,28,000 ये हो गया है हमारा डॉलर, इसका वैल्यू आ गया है एसेसेबल वैल्यू। तो इसको हमको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे दिया है प्राइस 63 रुपीज, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ रहा है
80,64,000 है। उसके बाद हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे डीसीडी। डीसीडी यहाँ पे कितना दिया है, 15% दिया है डीसीडी, तो 15% कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आ रहा है कितना, 12,09,600 आ रहा है डीसीडी। प्लस यहाँ पे एसडब्ल्यूएस सोशल वेलफेयर सब्सिडी दिया हो या नहीं दिया हो तो भी हम 10% लेंगे, ठीक है। कंपलसरी हर सिचुएशन में लेंगे 10%। एंड ये डीसीडी के ऊपर कैलकुलेशन होगा, ये 12 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो कितना होगा यहाँ पे 1,20,960 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13,30,560 रुपीज, 560 रुपीज। तो ये है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी मीन टोटल कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसको चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है एग्जामिन वेदर द बेनिफिट ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। सिस स्कीम यहाँ पे अवेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इन रेस्पेक्ट टू नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इन द इंडिपेंडेंट डे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेनली बेनिफिट ऑफ सिस ये अवेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बेनिफिट ऑफ सिस अवेल करने के लिए तो उसके पास क्या होना चाहिए, जो भी उसका नेट फॉरेन एक्सचेंज वो 10,000 होना चाहिए डॉलर, ठीक है। नेट फॉरेन एक्सचेंज एनएफई वो इंडिविजुअल के टाइम $10,000 से या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर वो फार्म होगा तो $15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर नेट फॉरेन एक्सचेंज 10,000 इंडिविजुअल के टाइम एंड फार्म के टाइम अगर 15,000 से ज्यादा होगा तो वो अवेल कर पाएगा सिस के। तो यहाँ पे पहला सिचुएशन में दिया है कि नेट फॉरेन एक्सचेंज एनएफई अर्न मिस्टर राज एक सर्विस प्रोवाइडर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर $4,500 नहीं 10,000 चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, राज है, तो $10,000 चाहिए। तो यहाँ पे वो अवेल नहीं कर पाएगा। उसका एक्सटेंड वो एक पार्टनरशिप फार्म है, तो यहाँ पे 15,000 का डॉलर का देखेंगे। सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज हैज योर नेट फॉरेन एक्सचेंज यूएसडी 7,500 इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली यहाँ पे वो सिस की अवेल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मिस्टर रोशन एक सर्विस प्रोवाइडर, वो अर्न कर रहे हैं यहाँ पे एनएफई 13,000 जो कि 10,000 से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, चलेगा। आउट ऑफ दिस यूएसडी 4,000 हैज बीन पेड टू मिस्टर रोशन थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑफ द फॉरेन क्लाइंट, चलेगा, उसमें इंक्लूड हो जाए क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर यहाँ पे भी पेड होगा तो वो उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल देखेंगे 13,000 देखेंगे, जो कि 10,000 से ज्यादा है $10,000 से यूएसडी डॉलर से। तो यहाँ पे वो भी क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में क्लेम नहीं कर पाएगा, सेकंड थर्ड सिचुएशन में क्लेम कर पाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव सर्विस प्रोवाइडर हैज बीन एक्टिव आईएससी कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस, क्योंकि इसके लिए आईसी कोड होना चाहिए, तो उसके पास है कोड, तो यहाँ पे अवेल कर पाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता है, जो भी पूरा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है। तो आपको इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है। इसके बाद हम जाएंगे आपका आरटीपी एनटीपी एंड बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, बट हम आरटीपी एनटीपी खत्म करेंगे, दो दो टर्म का खत्म करेंगे, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली जाएंगे आरटीपी एनटीपी एंड पास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद जाएंगे आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 80+ कंपल्सरी आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 80+ आ जाएगा अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। तो जो भी बता रहा हूँ उसी हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा 80+ सीखो कर पाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ 80+ कंपल्सरी, क्योंकि ये सब पेड कोर्स है, जो कि बहुत सारे टीचर इसको ही प्रोवाइड कर लेते हैं 10,000 12,000 लेकर, बट हम इसको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपके बेनिफिट के लिए एंड शेयर करिए फ्रेंड के साथ अगर आपको अच्छा लगता है, एंड कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट होता है। डाउट तो कुछ नहीं होगा, अगर भी होता है या अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट में बोल सकते हैं, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट लगेगा। एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जिससे सब्सक्राइब होने से आपको बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंच पाएगा। आपको अगर पहुंच जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंच नहीं पाएगा, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारा स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा एंड वो इसको सब्सक्राइब करके इसका भी बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। एंड नोट्स मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में। एंड आप जीएस का रिवीजन क्लास एंड कॉस्टम एक्टिव का रिवीजन क्लास देख लीजिए, तो आपका पूरा जीएस भी हो जाएगा। फ्री बुक भी है, उसको आप रेफर करिए, 200 पेजेस का है, पूरा आईडीटी का फ्री बुक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो भी वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए